की वजह से फिनाइल कीटोन्स बन जाएंगे। फिनाइल कीटोन्स इनिशियली इसके दो फेजेस आते हैं। फर्स्ट फेज में इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाती है और इस कंडीशन को बोलते हैं फिनाइल कीटोनीमिया। नीमिया की टर्मिनोलॉजी तब यूज होती है जब किसी भी मेटाबोलाइट की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर रेस कर जाए, उसको नीमिया की टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले फिनाइल कीटोनीमिया का लेवल पहुंचता है और जब ये फिनाइल कीटोनीमिया की कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर जाए तो फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया का लेवल आ जाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया का स्टेटस बन जाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में ये होता है कि फिनाइल कीटोन जो वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट होते हैं, यानी यूरिया की टर्मिनोलॉजी वहाँ पे होती है जब कोई मेटाबोलाइट यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो, और नीमिया की टर्मिनोलॉजी वहाँ पे होती है जब कोई मेटाबोलाइट ब्लड के अंदर अपीयर हो जाए। तो ब्लड में जब फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो फिनाइल कीटोन्स बनते हैं और वो फिनाइल कीटोन इनिशियली प्राइमरीली प्लाज्मा के अंदर रहते हैं, ब्लड के अंदर रहते हैं, और फिर जब ये थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर जाए तो फिर यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाता है। और ये दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं तो दे इंटरफेयर विद द नर्वस सिस्टम, और जब ये नर्वस सिस्टम से इंटरफेयर करते हैं डेफिनेटली दे लीड टू अ impairment of the mental status, mental retardation की डिजीज खास करके। तो ये जेनेटिकली कंट्रोल, इसकी मेटाबॉलिज्म जेनेटिकली कंट्रोल होती है। कैसे जेनेटिकली कंट्रोल होती है कि अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव ना हो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज, तो मेटाबॉलिज्म इसकी कंप्लीट हो जाएगी। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेट हो जाएगा, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट विल गो लाइक इन दिस वे, और कंप्लीट इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी। लेकिन चूँकि जेनेटिकली इंडिविजुअल्स जिनके जीन्स फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज के जीन डिफेक्टिव होते हैं वो फिनाइल एलानिन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। सिमिलरली टायरोसिन की चॉइस नंबर सेकंड जो आयोडीनेज एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स अगर डिफेक्टिव हो जाएंगे सो व्हाट विल हैपन कि टायरोसिन आयोडीनेट नहीं होगा तो T3 T4 नहीं बनेंगे, और जो थायराइड हार्मोन्स हैं, ह्यूमन इंडिविजुअल थायराइड हार्मोन्स डेफिशिएंट हो जाएंगे, और ये चूंकि ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं तो ग्रोथ रिटार्डेशन में पास करते हैं। ये भी जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। द अदर वे अराउंड, टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होगा, डोपा में कन्वर्ट होने के बाद डोपा इज बेसिकली अ प्रिकर्सर ऑफ द मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन सिंथेसिस पाथवे। मेलानिन ये एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे स्किन को, हेयर को और आई को कलर करता है। आई के आयरस को नहीं कलर करता, आयरस के बेसिकली ये रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और आई को सन की यूवी रेस से ये प्रोटेक्ट करते हैं। सो इसमें अब रेंज ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स हैं, टायरोसिनेज एंजाइम है, टायरोसिनेज लाइक एंजाइम्स हैं, पेप्टाइड एंजाइम्स हैं। तो ये एंजाइम ये चूंकि इनके जीन्स होते हैं और जीन्स डीएनए के ऊपर होते हैं, तो ये पाथवे भी जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। अगर जेनेटिकली वो जीन्स नॉर्मल होंगे सो दिस प्रोसेस विल हैपन, वो प्रोसेस होगा, डोपा से प्रोसेस चलते चलते मेलानिन पिगमेंट बनेगा, एंड द स्किन विल लुक लाइक नॉर्मल, द हेयर विल लुक लाइक नॉर्मल पिगमेंटेड। लेकिन अगर टायरोसिनेज एंजाइम डिफेक्टिव हो जाएगा, जीन इसका म्यूटेट हो जाएगा, तो टायरोसिनेज एंजाइम डिफेक्टिव हो जाएगा। अगर टायरोसिनेज एंजाइम डिफेक्टिव हो जाएगा सो देन द डोपा विल नॉट बी एबल टू सिंथेसाइज मेलानिन पिगमेंट। अब मेलानिन पिगमेंट अगर नहीं बनेगा सो स्किन, हेयर विल रिमेन अनपिगमेंटेड, जिस डिजीज को अक्यूलोकैटेनियस एल्बिनिज्म बोलते हैं। इसमें आई भी इफेक्ट होती है क्योंकि जब पिगमेंट नहीं बनता तो रेटिना इज ससेप्टेबल फॉर द डिग्रेडेशन बाय द सन यूवी रेज, और जिसकी वजह से रेटिनल डीजेनरेशन हो जाती है, और रेटिनल डीजेनरेशन की वजह से द इंडिविजुअल दे लूज देयर आईसाइट। तो ये भी जेनेटिकली कंट्रोल्ड है क्योंकि इसके जो ये स्टेप्स हैं डिफरेंट, हर स्टेप को कोई ना कोई जीन और उसके बाद कोई ना कोई उस जीन का प्रोडक्ट यानी एंजाइम जो मीडिएट कर रहे हैं कैटालाइज। द अदर वे अराउंड, चॉइस नंबर थर्ड, द पाथवे नंबर थर्ड, टायरोसिन होमोजेनिस्टिक एसिड में, होमोजेनिस्टिक एसिड एसिटोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है with the help of the enzyme homogenetic acid dioxygenase. So definitely अगर ये enzyme defective हो जाएगा तो homogenetic acid की concentration प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ती जाएगी,
इनिशियली ब्लड के अंदर बढ़ेगी और जब थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस होगा तो यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस डिजीज को बोलते हैं अल्केप्टोन्यूरिया, इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। क्योंकि जब यूरिन एयर से रिएक्ट करता है तो वो यूरिन, वो इंडिविजुअल जिनको होमोजेनेटिक एसिड अल्केप्टोन्यूरिया जिनको डिजीज होती है, उनका यूरिन अपॉन एक्सपोजर टू द एयर एंड अपॉन ऑक्सीडेशन दे बिकम ब्लैक हो जाती है। उसको ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, अल्केप्टोन्यूरिया भी। तो इस डिजीज में जब होमोजेनेटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो एसिटोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होते, तो ये भी नर्वस सिस्टम से इंटरफेयर करते हैं एंड बिकम मेंटली रिटार्डेड। और वेरी सिंपली जो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हैं, they are the only disorder which can be treated through a very simple management. बाकी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें किसी में जीन थेरेपी है जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, कॉस्टली भी है, लेबोरियस भी है, लेंथी प्रोसेस भी है। लेकिन जो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ये जस्ट मैनेजमेंट से भी ट्रीट हो सकते हैं, एक्सेप्ट दैट द डिजीज शुड बी डायग्नोज्ड इन अ वेरी अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज पे इनको डायग्नोज होना चाहिए। अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोज हो जाए किसी इंडिविजुअल को, फॉर एग्जांपल फिनाइलकीटोन्यूरिया है या उनमें होमोजेनेटिक एसिड डाइऑक्सीजनेज या केटोन्यूरिया है जिनको, तो उन इंडिविजुअल्स को फिनाइल एलानिन डेफिशिएंट डाइट अगर दी जाएगी तो फिनाइल एलानिन डेफिशिएंट डाइट की वजह से ये मेटाबोलाइट क्रिएट नहीं होंगे, ये मेटाबोलाइट नहीं बनेंगे तो उनका नर्वस सिस्टम इट विल रिएक्ट नॉर्मल। The other one example is the disorder of the urea cycle. ये हमने एग्जांपल प्रोटीन अमाइनो एसिड की ली, और ये सेकंड अमाइनो एसिड की एग्जांपल है कि यूरिया साइकिल में क्या होता है कि इसमें अमाइनो एसिड से डिराइव जो अमाइनो ग्रुप है, जो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है फॉर द सेफ रिमूवल ऑफ दिस वेरी टॉक्सिक अमोनिया। तो इसमें प्राइमरीली अमोनिया बाइकार्बोनेट रिएक्ट करके कार्बोमाइल फास्फेट बनाती है, और इस स्टेप को कार्बोमाइल सिंथेज एंजाइम मीडिएट करते हैं। डिफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। एमोनीमिया इस डिसऑर्डर को बोलते हैं, क्योंकि जब ये एंजाइम डिफेक्टिव हो जाएगा वो कार्बोनेट आयंस को अमोनिया से लिंक अप नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विल गो रेज, बढ़ता जाएगा। एमोनीमिया इस डिसऑर्डर को बोलते हैं, और ये टिश्यू को भी डैमेज करते हैं और नर्वस सिस्टम को तो प्राइमरीली ये डैमेज करते हैं। सेकेंड स्टेप है कार्बोमाइल फास्फेट से सिट्रोलिन, और इस स्टेप को ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम मीडिएट करता है। थर्ड को सिट्रोलिन और सिट्रोलिनीमिया स्टेप को बोलते हैं। अगर सिट्रोलिन अगर ये एंजाइम जो कार्बोमाइल फास्फेट को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करते हैं, जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है कार्बोमाइल फास्फेट को सिट्रोलिन में। अगर इस एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो ये मेटाबॉलिक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, और इसको सिट्रोलिनीमिया बोलते हैं। सिट्रोलिन फिर कंबाइन हो जाता है विद एस्पार्टिक एसिड, अमाइनो एसिड अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड बनते हैं, और इस एंजाइम को मीडिएट एंजाइम करता है अर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम, और अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी तो अर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया बोलते हैं इसको। अर्जिनिनिक एसिड यूरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें चूँकि एसिडिक कंटेंट होता है इसका, तो ये एसिडिक कंटेंट की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, इसको इसलिए अर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया बोलते हैं। और उसके बाद फिर अर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड अलग हो जाते हैं, अर्जिनिन अलग हो जाती है, और इससे यूरिया अलग हो जाती है। स्टेप नंबर 4, अर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया और अर्जिनिन से अमाइनो यूरिया अलग और ऑर्निथीन अलग हो जाते हैं। इसमें जो अर्जिनिन से यूरिया बनता है, स्टेप नंबर 5, उसको हाइपर अर्जिनिनीमिया, यानी ब्लड में अर्जिनिन अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन का बढ़ जाता है।
तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, हर स्टेप को कोई ना कोई एंजाइम मीडिएट कर रहा है और हर एंजाइम के बैकएंड पे कोई ना कोई जीन है। तो इट मींस कि यूरिया साइकिल भी जेनेटिकली कंट्रोल्ड है क्योंकि हर एंजाइम को बैकएंड पे कोई ना कोई जीन मीडिएट कर रहा है। डिसऑर्डर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट की 3 मेजर कैटेगरीज हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड की मेटाबॉलिज्म भी जेनेटिकली कंट्रोल होती है, डाइसैकेराइड की मेटाबॉलिज्म भी जेनेटिकली कंट्रोल होती है, पॉलीसैकेराइड की जेनेटिकली कंट्रोल। मोनोसैकेराइड के मेटाबॉलिज्म के एग्जांपल हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है एंड ग्लैक्टोसीमिया है। इन वो इंडिविजुअल्स जो फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी मोनोसैकेराइड्स बॉडी के अंदर बनते हैं वो या तो किसी न किसी मेटाबॉलिक पाथवे को ज्वाइन करते हैं फॉर द सिंथेसिस, या अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। 6 कार्बन है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और अगर 5 कार्बन है तो फिर वो या न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ज्वाइन करते हैं या उनके अपने डिग्रेडेशन के पाथवे हैं। लेकिन जो 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं, 6 कार्बन शुगर्स हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो ग्लैक्टोसीमिया है, ग्लैक्टोसीमिया में गैलेक्टोज शुगर जो है उसकी इंटॉलरेंस हो जाती है। इंडिविजुअल्स गैलेक्टोज को कन्वर्ट नहीं कर पाते टू द ग्लूकोज। डाइसैकेराइड में लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आइसोमाल्टेज सुक्रेज डिफिशिएंसी है। इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस में ये होता है कि लैक्टेज एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जाती है। इंडिविजुअल लैक्टोज शुगर को, जो मिल्क शुगर है, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। और थर्ड पॉलीसैकेराइड में एग्जांपल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर की है। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड व्हिच इज बेसिकली अ चेन ऑफ ग्लूकोज, और इसका मेन पर्पस होता है ग्लूकोज को स्टोर करना इनसाइड द बॉडी, जो या लिवर में स्टोर होते हैं या मसल के अंदर स्टोर होते हैं। वन बाय वन करके एग्जांपल लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लैक्टोसीमिया। ग्लैक्टोसीमिया disorder is basically a failure of the galactose sugar metabolism. एक autosomal recessive disorder है which is caused due to the deficiency of the enzyme galactose 1-phosphate uridyl transferase. इस पाथवे को अगर आप देखें, जो मेन पर्पस है इस एंजाइम का, इस पाथवे का, वो है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू मेक द गैलेक्टोज टू मेक द ग्लूकोज। गैलेक्टोज से ग्लूकोज का बनना और फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस को ज्वाइन करना, क्योंकि गैलेक्टोज डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस को ज्वाइन नहीं करता, जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म है। तो गैलेक्टोज से डायरेक्टली एनर्जी नहीं बनती, गैलेक्टोज पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो ग्लाइकोलाइसिस को ज्वाइन करता है एंड देन इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी। सो और इस कन्वर्जन में जो मेन एंजाइम है जो इन्वॉल्व है वो है गैलेक्टोज 1-phosphate uridyl transferase। ये गैलेक्टोज फास्फेट है, गैलेक्टोज 1-phosphate। is galactose 1-phosphate in the presence of UDP, galactose 1-phosphate uridyl transferase की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज 1-phosphate में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यही ग्लूकोज 1-phosphate फास्फोग्लूकोम्यूटेज, म्यूटेज कोई भी एंजाइम हो, वो एंजाइम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को विद इन द सेम मॉलिक्यूल रहते हुए उसको एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे चेंज करता है। ग्लूकोज 1-phosphate में कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट होता है, यही फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम उसी फास्फेट को पोजीशन नंबर 1 से उठा के पोजीशन नंबर 6 को रिप्लेस कर देता है, और इस तरह वो बन जाता है ग्लूकोज 6-phosphate। फिर यही ग्लूकोज 6-phosphate ग्लाइकोलाइसिस को ज्वाइन करता है और फिर उससे एनर्जी बनती है। तो मेन जो की प्लेयर है वो ये एंजाइम है। तो वो इंडिविजुअल्स जिनमें गैलेक्टोज 1-phosphate uridyl transferase एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है, वो गैलेक्टोज को ग्लूकोज 1-phosphate में कन्वर्ट ना कर सकने की वजह से गैलेक्टोज की कंसंट्रेशन सीरम के अंदर बढ़ती जाती है, और प्राइमरीली जब सीरम के अंदर बढ़ती है तो फिर वही टर्मिनोलॉजी ग्लैक्टोसीमिया मींस के ब्लड कंसंट्रेशन इसकी बढ़ जाती है, और जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं तो दे कॉज मेंटल रिटार्डेशन। ये उनके फिनोटाइप्स हैं, अब वो क्लिनिकल फीचर्स हैं जो क्रिएट होते हैं ड्यू टू एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ दिस गैलेक्टोज शुगर इनसाइड द ब्लड। और इस एंजाइम को सिंथेसाइज करने वाले जीन को GALT जीन बोलते हैं, और ये क्रोमोसोम नंबर 9 की रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस जीन की म्यूटेशन की वजह से गैलेक्टोज